प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। कल से IMF का एक डेलीगेशन पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करेगा। स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और IMF के माबैन होने जा रहा है, और इस एग्रीमेंट और इस रिव्यू के बाद पाकिस्तान के पास एक मौका होगा कि वो 1.1 अरब डॉलर की जो किस्त है वो हासिल कर ले। ये $3 बिलियन का एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट था, अरेंजमेंट थी IMF के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत। और इसके बाद क्योंकि बार बार ये चीज़ इस पर एम्फेसिस किया गया था कि पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है ये रकम हासिल करना, और ये खाली रकम का मामला नहीं है बल्कि IMF की नॉड यानी उनकी रजामंदी का मामला है कि जिससे पाकिस्तान के दीगर मुआशी मामलात को हल करने में, उनको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब एक नई मुआशी टीम है, नई हुकूमत है, और मोहम्मद औरंगजेब साहब जिनका एक बड़ा वसी एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का, वो वजीर ख़जाना के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और उनको वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है कि जिस रास्ते पर हमने चलना है, जिस मुश्किल रास्ते पर चलना है, जिसमें टैक्स के दायराकार को भी बढ़ाना है, अपने एक्सपेंसेस को कम करना है और अपने मुख्तलिफ ज़राए से आमदन को में इजाफा करना है, उन एरियाज को टारगेट करना है, फोकस करना है। और IMF के इस कामयाब रिव्यू के बाद पाकिस्तान के लिए आसानी होगी कि वो दीगर अहदाफ भी अपने हासिल करे। पाकिस्तान तकरीबन तमाम जो कंडीशंस थी, जो शराइत थी IMF की, वो पूरी कर चुका है। और इसका मकसद खाली रकम हासिल करना नहीं है बल्कि वो ज़रूरी इस्लाहात पाकिस्तान के निज़ाम में मुतारिफ करवाना है कि जो IMF का प्रोग्राम हो या ना हो, हमारे मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सेक्टर के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान साहब, माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माशियात हैं, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं और बिजनेसमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हारून शरीफ साहब, एक्स बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। IMF के साथ ये गुफ्तो शनीद आगे बढ़ेगी और बहुत कवी इम्कानात हैं कि ये कामयाबी के साथ ये मरला हम तय कर लेंगे। ये मरला हो जाएगा, लेकिन इसके बाद फौरी तौर पे एक दूसरे प्रोग्राम में भी हमने जाना है, यानी असर नौ एक नया प्रोग्राम IMF का हासिल करना है। तो ये जो इस्लाहात का अमल मुकम्मल होगा इस सारे प्रोसेस के जरिए, इसके नतीजे में, या जितनी इस्लाहात अभी तक हम कर चुके हैं, इसका डिविडेंड भी हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि वो हमारी मईशत पे हमारी किस किस्म के असरअंदाज होगा, किस तरीके से जो फ़वाइद आम लोग हासिल करना चाहते हैं हुकूमत के ज़रिए, वो कब तक मिलेंगे। ये एक बड़ा सवाल है, इसका आप जवाब दे सकते हैं हमें इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, जब भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई है पिछले 18 माह में, मैंने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि IMF का दामन छोड़ना पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह की चीज़ होगी कि अपने आप को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में डाल दिया जाए। सो मुझे खुशी है कि आने वाली गवर्नमेंट ने इस चीज़ का अदराक किया है और हम एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये क्या चीज़ है? ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है जो $3.2 अरब देकर आपको, और ये इंश्योर करके, जो आपने बहुत सही बात रखी, कि बाकी $25 अरब जो आपने जमा करने हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू फंडिंग, रीप्रोफाइलिंग, पाकिस्तान की बायलैटरल मनीज, पाकिस्तान की मल्टीलैटरल मनीज, कमर्शियल थोड़े से फंड्स सारे फ्लो इन कर जाएं। ये पाकिस्तान को एक तकवीत दी है इस 9 माह की, बिकॉज आप एक इंटरिम सेटअप में थे। अब आप जहां पे खड़े हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही, आई थिंक, पहले शुरू कीजिए इंट्रोस्पेक्शन से। आज मैंने पाकिस्तान का जो जरीदा है द न्यूज़, उसमें एक आर्टिकल लिखा है, उसका नाम है इज पाकिस्तान रेडी फॉर IMF। देखिए, IMF तो हमेशा तैयार होगा आपको पैसे देने के लिए, ये उसका काम है। पाकिस्तान अब 24वां शहजाद प्रोग्राम मांगने जा रहा है IMF के साथ। 76 साल हिस्ट्री में हमने पाकिस्तान की मईशत को ICU के लेंडर के पास 24वीं बार ले जाने का फैसला किया है। पहले तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप या मैं 76 साल के हो और 24 बार ICU में हो आए हो, तो हमारे दोस्त यार पूछेंगे ना कि भाई एक्सरसाइज नहीं करते थे, खाना नहीं ठीक खाते थे, यू नो, व्हाट इज योर इशू? सो पहले ये पूछिए। सो हियर्स द इशू, 21 प्रोग्राम उनमें से इनकम्प्लीट हैं आपके। यू गो टू द IMF और आप लेतो लाल से काम लेते हैं और डॉज करते हैं जो मुश्किल फैसले हों, और फिर IMF के प्रोग्राम से पहली चंद किस्तें लेकर बाहर निकल आते हैं। शहजाद, ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो वाहिद प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, वो मैंने उस टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए एंकर किया था। 13 से 16 का प्रोग्राम था। PMLN की ही गवर्नमेंट थी, एक्चुअली सिर्फ PMLN की गवर्नमेंट थी, और हमने वो प्रोग्राम दुबई में पार्लेस करके कंप्लीट किया। सो गो बैक टू दैट प्रोग्राम और देखिए कि उसमें आपने क्या किया था,
क्योंकि जो आपका एंड जवाब है ना कि क्या होगा इस प्रोग्राम के बाद, वो लाए ही वहां पे करता है कि पहले तो क्या हम ऑन अगेन ऑफ अगेन प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, हम रोल बैक करके प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, या हम बिलीव करते हैं कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं है, ये भी मिसनोमर है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, दुरुस्त। इसको एक लेंडर जो है वो फाइनेंस कर रहा है। सो क्या नहीं डॉक्टर आपके साहब, पास जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और ये गुफ्तगू मतलब आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी कर चुके हैं और बड़े अच्छे और आसान अल्फाज में आप हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब जब आपने जिक्र किया एक सक्सेसफुल आईएमएफ प्रोग्राम का 2013 से 2016 तक, एक तो हम जानना चाहेंगे आपके तजर्बात से कि उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली मुकम्मल या कंप्लीट करने का एक तो फ़ायदा हमें क्या हुआ, और 2018 ऑनवर्ड या 2017 ऑनवर्ड क्या प्रॉब्लम आए कि हमारी जो ग्रोथ है वो मनफी में चली गई। ठीक है, उस पर कोविड को अभी मौजूद इल्जाम ठहराया जाएगा, लेकिन मतलब एक नोज डाइव की सूरत हाल हमें नजर आई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो ये है कि पहली चीज ही गलत है, हमें आईएमएफ को स्पेरिंगली यूज करना है। ये वो लेंडर है, इसका नाम लास्ट रिजॉर्ट तो तब होता है ना जब आपकी इकोनॉमी का कंट्रोल आप छोड़ देते हैं और वो लेंडर वो कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है। सो बी वेरी सीरियस, बहुत सोच समझ के यहाँ से कदम उठाएं और अपने साथ वो लोग रखें जो समझते हों इस चीज को, इसको आसानी से ना लें। अगर आप जा रहे हैं उनके पास, तो ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि फिर आखिर प्रोग्राम कर लिया था तो फिर क्यों आप बार बार आईएमएफ के पास जाते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट सिर्फ तब होनी चाहिए जब कोई शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज हो और ये आपको एक ब्रीदिंग रूम दे। हमने वो 3 साल का ब्रीदिंग रूम आईएमएफ से ले लिया था, पर उसके बाद जो डीपर इस्लाहात थी, जैसे कि अभी आपने सुना कि उस वक्त हम पीआईए को करने जा रहे थे, अब ये बात आपने सुनी होगी उस वक्त की, पर हम फिर आखिर में कामयाब ना हो सके प्राइवेटाइज करने को। तो उस वक्त का नुकसान अगर 50-60 अरब रुपए का था, आज 100 अरब रुपए का है। ये हैं वो वजूहात। हमने रूम गेन कर लिया आईएमएफ के साथ, रिजर्व्स मेरा ख्याल है उस वक्त 24 अरब डॉलर के थे जब हम प्रोग्राम खत्म करके आ रहे थे। क्रिस्टीन लगार्ड आईएमएफ की एमडी थी, मैं सामने थी मैरियट होटल में, बिल्कुल मेरे सामने हमने प्रोग्राम उनका रखा था, और वो कह रही थी कि आईएमएफ की बहुत ही सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान। कभी उन्होंने ये नहीं कहा। तो मैंने तब भी कहा था इन एन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ये मैं पहली दफा टीवी पे रिवील कर रहा हूं, कि अगर हम यहां से मुस्तहकम नहीं करेंगे जो गेन्स हमने किए हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्टर कर जाएंगे हम। तो ये उसके फिर बाद ये डाउनफॉल फिर कहां से शुरू हुआ? ये डाउनफॉल इसी तरह शुरू हुआ कि हमने ना पीआईए बेची, हमारे एसओईज के लॉसेस उसी तरह रहे। किस साल हमने से? जब भी 16 का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ वहां तक, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, 16 के जब हम प्रोग्राम करके आ रहे थे तो हमने लिखा था कि हम सर्कुलर डेट का जो टोटल हुजम है वो 325 अरब से बढ़ने नहीं देंगे। अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये लिखा है आज वो हुजम 2700 अरब का है पावर सेक्टर में, और सिफर था जब हम वो प्रोग्राम कर रहे थे गैस सेक्टर का, आज 2900 अरब का है। 5000 के लगभग, ये बल्कि इससे भी ज्यादा। आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं जरा 5700, जी जी बिल्कुल 5700 अरब। जी जी बिल्कुल, और बड़ी ही एक ये अलार्मिंग की फिगर है और बहुत बड़ा एक चैलेंज है इसको भी कंटेन करना। डॉक्टर शमाल दाऊद साहब, मैं अगेन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर इसमें करना चाह रहा हूं आपके जरिए कि हमने एक सक्सेसफुली प्रोग्राम को रिव्यू को मुकम्मल किया, प्रोग्राम मुकम्मल किया, उसके जो फवायद थे वो हमें आना शुरू हो जाते, लेकिन वक्त पे शायद हम फैसले नहीं कर पाए। और जो 2016, 17, 18 और 18 के बाद का जो अरसा है उसमें हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात देखी। ठीक है, उसमें ग्लोबल या जियो पोलिटिकल सूरत हाल भी हमारे सामने थी कि जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन वजह आप क्या देखते हैं कि जो टीम आई 2018 ऑनवर्ड वो सही काम नहीं कर सकी, टाइम पे फैसले नहीं कर सकी, या उनका विजन कोई मुख्तलिफ था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और जितने बड़ा चैलेंज इस वक्त हमारे सामने खड़ा है ये हमें नजर आ रहा है? आई थिंक जिस तरह डॉक्टर साहब की बात को मैं लेकर चलूंगा कि तसलसल ऑब्वियसली नहीं रहा, और मेनली जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है जब चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट्स होती है वो है कि पॉपुलिस्ट डिसीजंस लेने हैं। और रिफॉर्म्स के अंदर जाहिर बात है जब आप रिफॉर्म्स लेते हैं तो कड़े फैसले का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ लोगों को शॉर्ट टर्म में नुकसान उठाना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर ओवर हायरिंग हुई भी है, मिस गवर्नेंस है, या ऐसे इदारे हैं जिनको बंद करने की जरूरत है, उसका एक फॉल आउट आता है जो कि पॉलिटिकल फॉल आउट होता है, और पॉपुलिस्ट किस्म की डिसीजंस की वजह से
आप ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश करते हैं या लोग अपने जो वोटर्स हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, ये इस तसलसल से गलतियां जो करते रहे हैं वो स्टैक होती रही हैं और उसके नतीजे में वो मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती गई हैं। और यही वजह है कि आज वही सर्कुलर डेट जो इनके दौर में कोशिश की थी कि उसको कंट्रोल करें, वो बढ़ता हुआ इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है। और यही वजह है कि हम आज हमारी डिपेंडेंस और हमारी जो ब्रीदिंग स्पेस है जो कि बीच में हम आईएमएफ की मदद से लेते हैं। देखिए, जो समझने की जरूरत है कि आईएमएफ जो है वो कंप्लीट स्टोरी नहीं है, वो कंप्लीट कहानी नहीं है। वो सिर्फ आपको एक सही सिमत में डालती है, आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते। एक्सटर्नल जो लेंडर है वो आपको डिसिप्लिन कर रहा है और इसी वजह से हुकूमत जो है उस डिसिप्लिन को जैसे ही छोड़ती है तो वो जो फॉरवर्ड स्टेप्स लिए होते हैं वो लूज कर जाती है। और वो अधूरी कहानी आज भी वही है। प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस मौजूद हैं, टैक्स कलेक्शन अभी भी हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियोज वर्स्ट कम है। इसी वजह से हमारी बहुत से इदारे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है सही उसके कह रहे हैं आप। नतीजे में हम अपने दूसरे जो टैक्स पेयर्स हैं, सार्फिन है, उन पे नजला डालते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। अब हम उम्मीद करते हैं नई अच्छा, ये गवर्नमेंट काम से फिर जो है ये आपने भी पॉपुलिस्ट गवर्नमंट का जिक्र किया कि एक हुकूमत है जो एक अवामी हिमायत के नतीजे में इक़्तिदार में आई है। अब अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं माजी में और आसपास की दुनिया पे कि जो फॉर्मर सोवियत रिजीम्स थी या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी या साउथ अमेरिकन कुछ ममालिक थे, उन्होंने भी इस किस्म की सूरत हाल देखी है और कुछ ममालिक कामयाबी से सूरत हाल से निकले हैं मुश्किल फ़ैसले करके, यानी कि अवाम ने कड़ा वक्त देखा है। वहाँ पे भी जो है वो अवामी हुकूमतें कायम थी लेकिन उन्होंने फ़ैसले किए। तो वो कैसे निकल पाए, उन्होंने क्या किया? देखिए, लीडरशिप जो होती है वो हमेशा अवाम को, ऑब्वियसली ये जब रिफॉर्म्स होते हैं तो एक दफा में नहीं हो जाते। एक तो तसलसल रहना चाहिए, दूसरा जो लीडरशिप होती है वो अपने अवाम को कॉन्फिडेंस में लेती है और उनको बताती है कि क्यों ये मुश्किल फैसले हमें लेने हैं अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपने आने वाले वक्त को। देखिए, इस गुज़िश्ता जो हमारा वक्त गुजरा है इसमें हम तकरीबन नियर डिफॉल्ट की पोजीशन में थे। तो क्या हम हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि ये कोई गलत फैसले नहीं है, ये एक तसलसल है और इसको हमें ठीक करना है। तो जो इस तरह की गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लोगों को जब कॉन्फिडेंस में लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म्स करते हैं। अच्छा, दूसरा लेकिन विल जब हम होना सवाल चाहिए, करते हैं, विल। जब भी हम सवाल करें, मतलब अगर कोई एक साहब हैं कि जो एक 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 फैसला साज थे या ऐसे 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 मनसब पर फाइज थे कि जहाँ पे उनकी मर्जी के बगैर इस किस्म के अहम मौशली फैसले नहीं हो सकते थे, तो वहाँ से बड़ा कन्वीनियंटली एक जवाब मिलता है कि हालात ऐसे थे, मजबूर थे, हम नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या लोगों को देखिए, मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए या हालात को? नहीं, जो हो चुका है उसको तो हम वापस नहीं टर्न अराउंड कर सकते, लेकिन अब जो हमारे पास वक्त है, आज ये हुकूमत मौजूद है, आज ये कर सकती है, तो आज भी अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेते हैं और वो क्राइटेरिया रखने की जरूरत है, मेरिट के ऊपर क्राइटेरिया। हर काम जो हुकूमत करे, हुकूमत के कारिंदे करें। देखें, ऑस्टेरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कुछ जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपने पर्क्स को कंट्रोल रोल बैक करेंगे? क्या हुकूमत अपने फुटप्रिंट को कम करेगी? क्या अपने अखराजात को कम करेगी? फिर इसी तरह से जब ये तमाम चीजें कर रहे होंगे तो फिर क्या मुमकिन हो सकेगा कि जो एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इसी तरह चलती रहें? उनको हमें रोल बैक करना पड़ेगा, बिल्कुल आपने हो सही सकता कहा। हमें ले ऑफ करना पड़े, जॉब्स को कंबाइन करना पड़े। तो हमें जो मॉडर्न तरीके हैं जिसको बेल्ट टाइटनिंग कहते हैं, लीन तरीके से हमें अपने मुल्क को चलाना होगा। ब्रीदिंग स्पेस हमें बढ़ानी है और आगे आने वाले वक्त में हमें अपने जो इंपोर्ट बिल्स हैं उनको तब्दील करना वेरी है, राइट। क्योंकि इस वक्त हम जिस पोजीशन में इसके जरिए हम नहीं, ग्रो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब अगर पहले इस सवाल का जवाब दे दें जो ये नुक्ता उठाया कि इंपोर्ट बिल को कम करना है और सबसे बड़ा बिल आपका जो है वो तवानाई की मद में, यानी कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवानी है या आपने एलएनजी इंपोर्ट करनी है, उसकी मद में आप होता है। जब आप अपने इस इंपोर्ट को कम करते हैं तो आपकी मईशत का जो साइज है, यानी कि वो बढ़ने के बजाय या सुकड़ेगा नहीं तो कम से कम एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो अगर आप अपने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने की बात करेंगे तो जाहिर बात है कि आपने इंपोर्ट पे रिलाई करना है, आपने फ्यूल पे रिलाई करना है, तो वो फिर किस तरीके से अचीव करेंगे? ग्रोथ को बढ़ाएंगे या इंपोर्ट बिल कम करेंगे? मैंने आज 12 प्रिंसिपल्स रखे हैं अपने उस एजेंडे में, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बेसिस होना चाहिए इन डिस्कशन विद द आईएमएफ, ताकि आईएमएफ को भी आप जैसे कहते हैं ना, उनके सामने बैठकर अपनी इज्जत के साथ ही कह सके कि हमने अपना होमवर्क जो है वो किया हुआ है।
और इसी को मैंने बहुत से इकोनॉमिस्ट्स के साथ कल हमने इस पर डिस्कशन भी रखी है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान का होम ग्रोन प्लान जो है वो सामने रखे। सो उसका नंबर 1 यही है, और आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। देखिए, रियल पाथ जो है टू टैकल परसिस्टेंट जो मैक्रो इम्बैलेंसेस हैं और फिजिकल इम्बैलेंसेस हैं, यानी कि मालियाती खसारे जो हैं, उसका एक ही तरीका है कि आपको रियल सेक्टर पाकिस्तान का ग्रो कराना है, और उससे ओवरऑल ग्रोथ होगी, और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके जो खसारे हैं आप उनको संभाल सकें। ये बात हम समझे ही नहीं है। हम हमेशा इकोनॉमी को ऑस्टेरिटी की मद में, यानी कि स्लो करके समझते हैं कि हम इसमें से गुजर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सो बिल्कुल ये बात, आपकी पहली बात दुरुस्त है, पर इसके साथ साथ इसको बढ़ाने के लिए आपने बिल्कुल अच्छी बात रखी। कलीदी बात यह है कि एनर्जी प्राइसिंग मेरे उस प्रिंसिपल्स में से नहीं है, बल्कि ये है कि एनर्जी की मार्केट बनाएंगे पाकिस्तान में, जिस तरह टेलीकॉम की मार्केट बनाई है और उसकी कीमतों को नीचे ड्राइव किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे किसान जो है उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, और उससे कनेक्ट करके वो ये काम करते हैं। मेरे आईटी के जो दोस्त हैं वो भी इससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को। सो दूसरी चीज़ ये है कि आईटी के सेक्टर को एक जुज़ बनाएंगे एक्सपोर्ट का। पर एक्सपोर्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे, डीरेगुलेट करेंगे ठीक, को। लेकिन डॉक्टर साहब, डीरेगुलेशन से हम, जी आप मुकम्मल कर लें, फिर एक सवाल है। बस डीरेगुलेट करेंगे, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स जो हैं, ये वन विंडो एसआईएफसी ने शुरू की। ये तो आप बहुत थोड़े लोग उस पर पहुंच पाएंगे, पर हम चाहेंगे कि हम मुल्क को इतना डीरेगुलेट कर दें कि लोगों को आने की जरूरत ही ना हो, इतनी आसानियां पैदा कर दें, और हो सकता है ज्यादा आसानी पैदा कर दें कंपेयर टू द अदर थिंग। मैं एक चीज कहूं, आपने एक बहुत अच्छी बात सामने रखी। क्या ये लोगों की कमी थी या क्या था? देखिए, जहां भी हमारे तरह के मुल्कों ने, और इंडिया की मिसाल ले लेते हैं, 1990-91 में वजीर आजम तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, बड़ी अच्छी बात है, पर जो खजाना थे वो उस वक्त के टॉप इकोनॉमिस्ट जो थे उधर के, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने 91 की एक स्पीच की है। मैं कई बार वो स्पीच पढ़ता हूँ, और जब भी उनको सुनता हूँ मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ इस बात से कि उन्होंने इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म जो है इंडिया को दिया, और इंडिया ने अपने पास्ट से फिर ब्रेकअप कर लिया, और कभी वापस आईएमएफ को नहीं देखा। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब मिसाल जो दी थी चंद मशरकी यूरोप के ममालिक और कुछ जनूबी अमेरिका के ममालिक, लेकिन ये कुछ थोड़ी सी पुरानी बात है, और वहाँ पे जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए या अपनी बेल्ट टाइट की, उन्होंने हत्ता के आम लोगों के ख़रीदारी पर भी पाबंदी लगाई, रैशनिंग की उन्होंने कि कितनी खुराक आपने लेनी है, कितनी ख़रीदारी करनी है, कितने पैसे आप एक महीने में खर्च कर सकते हैं। बड़े ड्रास्टिक मेजर्स थे। ये क्या उसी वक्त मुमकिन थे, आजकल के दौर में एप्लीकेबल नहीं है ये? क्योंकि हमें मिसाल दी जाती है कि अगर हम इस तरीके से इस किस्म के भी स्टेप हमें उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। मैं आपके सामने इस तरह की जो आज का कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान का, वो स्टेप्स रख देता हूं, इसलिए कि मैं पाकिस्तान का एक डिटेल्ड एजेंडा भी लिख रहा हूं ताकि मदद मिल सके। पाकिस्तान का जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का साइज है उसको कम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना वाकई का जो खर्चा है वो कम कर सकें। 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट चलाती है, जो उसको नहीं चलाने चाहिए, इनको डिवॉल्व करें। इनसे आपको कई सौ अरब रुपए जो हैं वो बचना शुरू हो जाएंगे। ये है रियल रिफॉर्म। पाकिस्तान आज भी ऐसी सब्सिडीज दे रहा है जो उसको नहीं देनी चाहिए। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी एक सब्सिडी है कि आप ज़्यादा नुकसान करते हैं डिस्को में, मैं कम नुकसान करता हूं डिस्को में, तो मेरा एक टैरिफ रखने के लिए 170 अरब रुपया दे देंगे। कतई तौर पे नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान का जो इस वक्त बहुत बड़ा एक्सपेंस है, जो सारी जो पेंशन है वो स्टेट के पास है, ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। हमने 90 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में ये देखा, उन्होंने क्या किया कि पे एज यू गो, सरकार भी आपको कुछ पैसे देगी, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, जाके स्टॉक मार्केट में जाके सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कीजिए। 803 अरब रुपए की स्टेट फंडेड पेंशन है, अगले साल 900 हो जाएगी। कतई तौर पे ये बिल्कुल मतलब सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है जिसको रोकना है फौरी तौर पे, और इस पे मतलब जो आप कह रहे हैं वो मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वेरी राइट। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, अगर हम ऑस्टेरिटी की ही बात करें, लोगों को ये हम बावर कराने की कोशिश करें कि अपने एक्सपेंस कम करें, सरकार अपने एक्सपेंस कम करे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये कम करने चाहिए, लेकिन उस सिस्टमेटिक तरीके से जैसे डॉक्टर साहब अभी मैं बता रहे थे, अगर आप अपने एक्सपेंस कम करते हैं, इसका मतलब है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी भी कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो मतलूबा टैक्स हुकूमत ने हासिल करना है, जो अहदाफ हैं, वो पूरा करने में आपको मुश्किलात पेश आएंगी, वो भी एक IMF की कंडीशन है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी क्वागमायर है कि जिसमें हम धंसते जा रहे हैं। नहीं रदा, देखें सर्कुलेशन, आप ये देखें कि हमारी इकोनॉमी जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अशिया जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो सर्कुलेशन कम होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डोमेस्टिकली नहीं करें, सिर्फ ये है कि हम उसको रद्दोबदल करें कि हम किस किस तरह से ऐसी पॉलिसीज का तयन करें कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो सके। सो हमें ऑल्टरनेट्स के अंदर जाने की जरूरत है, हमें इंकरेज करने की जरूरत है उन सेक्टर्स को जो अभी तक ग्रो नहीं कर सके, यानी अपनी ट्रेजेक्ट्री में वो आगे लोकल प्रोडक्शन में नहीं हम वो चीजें ला सके जो कि आसानी से पैदा हो सकती हैं, हम उनको ऑफसेट करने की जरूरत है। इसी तरह से जहां पर अखराजात कम, ऑस्टेरिटी की बात है, अखराजात कम करके ऑस्टेरिटी का उसको ऑफसेट करें टूवर्ड्स अदर एक्सपेंडिचर। देखें पीएसडीपी बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है हुकूमत का एक्सपेंडिचर्स का, तो हम उनको निकालें वहां से। ये रद्दोबदल करने से हमें ब्रीदिंग स्पेस जो है उसमें कुछ जगह मिले। इसके साथ साथ हम आईएमएफ प्रोग्राम के साथ जो साइन करने जा रहे हैं उससे स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स हो, टैक्स कलेक्शन जो कि आई थिंक ऑलरेडी जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस भी किया है या अपना तयन किया है कि वो रिजॉल्व के साथ जी आप दुरुस्त करना कह रहे हैं। डॉक्टर चाहते साहब एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि आप खुद भी एक बिजनेसमैन है तो आपसे बड़ा ये रेलेवेंट सवाल बनता है। अब ये क्या बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है, लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, या ये कि अपर मिडिल क्लास भी है, उनके पास पैसा मौजूद है लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहते, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे ऐसे 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 प्रोजेक्ट्स में कि जहाँ से देखें जॉब क्रिएशन भी हो, जहाँ से आपको जो है वो जो है टैक्स की अदायगी है वो भी बेहतर हो। सो वो उन्होंने अपना हाथ रोका हुआ है, इधर उन्होंने बैंक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है कि एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट उन्हें मिल रहा है राइट। वहाँ से, क्या ये देखिए जी देखिए ज्यादातर लोग जो हैं वो उनके पास जो वेल्थ क्रिएट होती है, हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रे इकोनॉमी है, यानी कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो पैदा कहाँ से होती है? वो पैदा वहीं से होती है जहां पर कोई अपना टैक्स कलेक्शन का जो इसका उसका जिम्मेदारी है, जो लाइबिलिटी बनती है सिटीजन की, वो अदा नहीं करता, चाहे वो एक छोटा बिजनेसमैन है या दरमियाना या बड़ा है, वो अपना पूरा 100% वो अदा नहीं करता, अंडर इन्वॉइसिंग करता है इंपोर्ट के लेवल पे या किसी न किसी तरह बचाता है। अब वो उस वेल्थ को कहां पार्क करता रहा, वो हमेशा ऐसी जगहों पे पार्क करता था जो पहले डॉक्यूमेंट उसमें हिस्सा नहीं थी। रियल एस्टेट एक हिस्सा था, इनडायरेक्टली ऑटोमोबाइल्स के अंदर या और इस किस्म के व्हीकल्स के अंदर जो कि करेंसी हो सकती है। तो हमें दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि हम बहुत सख्ती करें और सख्ती करने से वो हमेशा पैसे कहीं ना कहीं इधर उधर होंगे, लेकिन जो असल चीज है कि आप इंसेंटिव्स क्रिएट करें लोगों के लिए, एक ऐसी पॉलिसीज लेके आए। अब एक मिसाल है कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये एक अच्छी पॉलिसी थी कि बाहर से जो एक्सपर्ट से उनको आपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लाए, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ कि वो मेन स्ट्रीम से आना शुरू हुए पैसे। तो इसी तरह से हमें लोकल लेवल के ऊपर चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और इस किस्म की व्हीकल्स हैं जिनके अंदर लोग इन्वेस्ट कर सकें, लोगों को गारंटीड रिटर्न्स आ रहे हों या उनको पता हो कि ये रोबस्ट है, उसके नतीजे में आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जो इधर उधर है वो निकलती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज लाने की जरूरत है कि जो सेक्टर्स जो हैं डायरेक्ट ठीक। इकोनॉमी में अपना हिस्सा नहीं अदा कर रहे, उनको हमें डॉक्यूमेंटेशन की मदद से लाने की जरूरत है। और इसके बारे में इतनी बात हो चुकी है लेकिन फिर भी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। उसको उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये जो अभी रिजॉल्व है इसके साथ ये करेंगे। ठीक। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये जो ग्रे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ये इन्होंने सही किया कि इससे पहले जब इतनी सख्ती नहीं थी या मतलब ये बात हो रही थी, और उसका शायद फ़ायदा ये हुआ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो जो पैसा जो अब कहीं पे पड़ा है और किसी तौर पर भी सर्कुलेशन में नहीं है, चाहे रियल स्टेट में वो पैसा माजी में आता था, उसकी वजह से भी एक हिट आपको मिली है। लेकिन क्योंकि अब आप एक प्रोग्राम में हैं, आपने इस्लाहात को भी मुतारिफ करवा दिया है और भी इस्लाहात का अमल जो है वो आपका जारी है। सो एक तरफ तो आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस ऐसे लोगों को जो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते और माजी में ग्रे इकोनॉमी का हिस्सा भी रह चुके हैं, वो कैसे आएंगे? उनको क्या इंसेंटिव आप दे सकते हैं गिवन द सर्कमस्टांसेस? देखिए, आपने बहुत ही कमाल किया हुआ है मुल्क में, आपने खुद इंसेंटिवाइज किया हुआ है। आप ऐसे करें कि 2-4 करोड़ रुपए एक बैग में डालें और आप वो पैसे लेकर चले जाएं कोई प्रॉपर्टी खरीदने पाकिस्तान की। आप कैश में पैसे उनको पकड़ाएंगे और आप 7-7.5% आपको ओवरऑल टैक्स लगेगा और आप वो प्रॉपर्टी खरीद के घर आ जाएंगे। आप शहजाद चले जाएं किसी बैंक में एक अकाउंट खोलने के लिए, आप स्टॉक मार्केट चले जाएं अकाउंट खोलने के लिए,
आप यकीन करें कि कभी कभी तो मतलब मैं खुद कहता हूं कि इतने कागज चाहिए होंगे आपको, नो योर कस्टमर का ऐसा हम रन करेंगे। आप अब कारोबार करना, ये तो मैंने आसान चीज बताई। अब आप कारोबार करने के आपको जो प्लथोरा ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद मतलब बैंक करने के लिए आपको जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की वीकनेस है, 7% मतलब 52 लाख एसएमईज है पाकिस्तान में, 1.5 पौने 2 लाख से ऊपर जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन में नहीं है फॉर्मल में, क्योंकि वो घबराता है और इतनी डॉक्यूमेंटेशन है। सो एक तरफ हमने सोना बैग भर के ले जाएं, खरीद के लाएं, इंपोर्ट सोने की मुल्क में 0, और सोना पूरे मुल्क में बिकता है। इसी तरह रियल एस्टेट आउट ऑफ टैक्स नेट ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए हुए हैं, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2-3 अरब 4 अरब रुपए से ज्यादा की कलेक्शन पूरे साल में नहीं होगी, जाके चेक कर लीजिएगा। 22% है एग्रीकल्चर मेरी ओवरऑल हुजम का। लेकिन डॉक्टर साहब एक आपने भी ट्रेंड देखा होगा माजी करीब में कि जब रियल स्टेट सेक्टर पे इतनी सख्ती नहीं थी, चंद साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो बड़ा फ्लरिश कर रहा था, या हमें नजर आ रहा था कम से कम कि वहां पे सेल परचेज भी हो रही थी, वहां पे अगर कोई जमीन या फाइल ट्रांसफर हो रही है उसकी मद में भी जो टैक्स है वो जमा कराया जा रहा था। लेकिन अब आप पाकिस्तान पूरे में आप देखें, इवन के बहुत बड़ी बड़ी ऐसी रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं कि जो बिल्कुल इस वक्त डेड पे खड़े हैं, यानी कि बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर रहे हैं। तो इतनी थोड़ी सी आपने अगर इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं और उसका असर अगर दूसरी साइड से ने ये लिया है कि उन्होंने पूरे का पूरा कारोबार ही अपना जो है वो मुंजमद कर दिया। जी ये देखें, हमें इस वक्त रियल एस्टेट को तो बहुत हेवीली टैक्स करना पड़ेगा, बिकॉज एक बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने लगा हूं। लोग कहते हैं पाकिस्तान में सेविंग्स नहीं है और इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। वो जब नंबर देखते हैं तो ये बात ठीक है, पाकिस्तान की सेविंग्स रेट 14% से भी नीचे है। मसला यह है कि सेविंग्स हैं भी तो गलत जगह पे पड़ी हुई हैं। Trillions of rupees are lying dead in the property. I want to make property so कि वो डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपसे? और बाहर बेचें, जी सुई बनाएं बाहर बेचें। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेता हूं, आप कुछ थोड़ा सा आवाज का मसला है यहाँ पे, ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद अपनी बात आप मुकम्मल कीजिएगा। वक्फा लेते हैं, नाज़रीन वक्फे के बाद हाजिर होंगे। महंगाई के खिलाफ वजीर आजम का बड़ा इकदाम। 12.5 अरब रुपए पर मुश्तमिल रमजान पैकेज का ऐलान। 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश की फ्राहमी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी और दूध समेत 19 अशियाए खुर्दनोश की बाजार से बारियात फ्राहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो सब्सिडी। मुल्क भर के 4775 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की फ्राहमी। वजीर आजम का बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 10,500 रुपए की सहमाई किस्त मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने की हिदायत, जबकि बलूचिस्तान के मुस्तहिक अफराद में इजाफी 2,000 रुपए फी खानदान फ्राहमी। मुल्क के कमजोर और गरीब तबके का तहफ्फुज, वजीर आजम का अज़्म।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। वक्फे से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे IMF के प्रोग्राम की और जो रिव्यू शुरू होने वाला है पाकिस्तानी हुक्काम के साथ। IMF का डेलीगेशन मुलाकात करेगा। एक सवाल इससे हट के मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में शुरू होने हैं। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का इरादा रखता है, CPEC की रिवाइवल है, पाकिस्तान ईरान जो पाइपलाइन है उस पर भी काम शुरू है। और इससे पहले मतलब 1 साल या 2 साल या 3 साल के अरसे में हम ये बात सुनते थे कि हमारा शायद वो इस्तेहकाम नहीं है सियासी, या उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आ पाई। अब एक मुंतखब हुकूमत है, एक वाज़े एजेंडा है, एक मैंडेट है उनके पास। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स का मैंने तस्करा किया, आपके ख्याल में ये जल्द मटीरियलाइज हो जाएंगे? आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कोई आज के नहीं है। जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट तो 5 बरस पहले जब मैं BOI का चेयरमैन था हमने एग्री किया था। इसी तरह जो पाइपलाइन है ईरान पाकिस्तान वो कोई 20-22 साल से चल रहा है। चीन के साथ ML1 पे बातचीत चल रही है। लेकिन अगर मैं इस पे ये अर्ज करूं कि ये प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली एक हुकूमत की स्टेबिलिटी इनको एक मस्बत सपोर्ट देती है, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत की मैक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज जो अगर आप IMF के पिछले स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लास्ट रिव्यू में देखें तो वो कहते हैं कि आपकी एक्सटर्नल पेमेंट्स जो हैं उनका रिस्क रिमेन्स सिग्निफिकेंटली हाई। तो जो बाहर से पैसा आता है वो देखता है कि हमारी रीपेमेंट की कैपेबिलिटी क्या है। आया हम लोन का पोर्शन पे कर पाएंगे, आया हम डिविडेंड्स वापस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसलिए पाकिस्तान का इन चीजों पे रिस्क अभी तक मुझे हाई दिखाई देता है जब तक हम एक स्टेबिलिटी में नहीं चले जाते। ओके। लेकिन आपके ख्याल में एक तो जो सियासी इस्तेहकाम की मैंने बात की है उसका जिक्र किया, उसके लिए इंतज़ार करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कोई सॉवरन स्टेट है या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो वेट करेगा, माहौल देखेगा, उसके बाद फिर आएगा? जी इस पे 2 तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। ये मोस्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। ये कोई प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिफाइनरी भी जो है वो अरामको लगाएगा, जो स्टेट ओन्ड कंपनी है उनकी 100% ओनरशिप होगी, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। तो इसकी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिस्क एपेटाइट होती है उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसमें डिप्लोमेसी भी आती है, फॉरेन रिलेशंस भी आते हैं, इंटरनेशनल इदारे भी आते हैं। मेरी जो इस वक्त तवक्को ये है कि जो हम चीन से इंडस्ट्री को रिलोकेट कराना चाह रहे थे या प्राइवेट सेक्टर को अगर बूस्ट देना है तो अब हुकूमत को ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की रिलेटिवली छोटी लेकिन इन्वेस्टमेंट की डील्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, खास तौर पे स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स में। अगर प्राइवेट सेक्टर दिखेगा वो जल्दी भी काम हो जाता है, उनको मैनेजेरियल काम भी आता है, तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान पे एतबार बढ़ना शुरू हो जाएगा कि कुछ एक्टिविटी शुरू हो। बिल्कुल। आप मेगा बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट होते हैं शहजाद साहब, इनमें वक्त भी लगता है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी के लिए इन्वेस्टर थोड़ा इंतजार करते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये जो कॉन्फिडेंस देना है उसके लिए ज़रूरी है कि आपके प्रोजेक्ट्स वक्त पे मुकम्मल हों। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, कराची में मास जो ट्रांसपोर्ट है उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 5-6 साल से जो है वो पाइपलाइन में है। बहुत ही थोड़ा उन पर महदूद काम हुआ है, हालांकि आपके पास लोन भी या फंडिंग भी वर्ल्ड बैंक की या एशियन डेवलपमेंट बैंक की उसमें मौजूद है। तो अब जो मतलब बाकी बातें अपनी जगह पे कि हम अपने मामलात कैसे ठीक करते हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिससे आवाम को फ़ायदा होना है, आपकी इकोनॉमी में भी उसने कंट्रीब्यूट करना है, उसकी फंडिंग भी आपके पास मौजूद है। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स को वक्त पे मुकम्मल करने में क्या रुकावट हमारे सामने हायल होती है? शहजाद, ये भी उसी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म का पार्ट है जिसकी हमने पहले गुफ्तगू की थी। PSDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मेरा ख्याल है 1700 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनकी ये ख़त्म होंगे जाके 16 साल में। सो आपको क्लीन अप करना है अपने PSDP को। सो ये भी एक जो आपका ओवरऑल एनवलप है एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का, उसका एक बहुत कलीदी पार्ट है। दूसरा फिर वो प्रोजेक्ट्स जो कि प्रोविंसेस के पास जाने चाहिए वो प्रोविंसेस के पास जाने चाहिए। सो आपने उसको क्लीन अप करना है। तीसरी ये बात है
जो मैक्रो स्टेबिलिटी की बात हारून भाई कर रहे हैं उसको आगे लेके चलिए ना। आप हमेशा क्या करते हैं, इस दफा का आपका पीएसडीपी है 950 अरब रुपया, आप कतई 950 अरब नहीं खर्च करेंगे। मतलब जब आप एंड करेंगे और फिस्कल का खसारा बढ़ रहा होगा, जो कि बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ और नहीं काट सकते। सो आप पीएसडीपी को 950 से 500 पे खत्म कर देंगे। मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पहले 6 माह में सिर्फ 1.5-200 अरब रुपए से ज्यादा खर्च भी नहीं हुआ। सो दिस टेल्स यू द स्टोरी ऑफ आर पीएसडीपी। बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो ये करने वाला है। बट इस सबसे पहले ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब आपने कैसे लानी है। नया आईएमएफ के प्रोग्राम, वो प्रोग्राम डिपेंड करेगा कि उसके खद्दोखाल क्या होते हैं। बजट, नेक्स्ट टारगेट फॉर द गवर्नमेंट फॉर मैक्रो स्टेबिलिटी कि क्या आप वाकई कोई रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट दे पाएंगे कि नहीं। आई डोंट थिंक इट विल बी इजी टू राइट अ बजट which will be seriously reform oriented both on the taxation side as well as on the expenditure side। प्लस उसमें जो पाकिस्तान की फाइनेंसिंग की नीड है वो अगर इस साल की तरह, ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, डिपेंडेंट रही लोकल पे, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा फंडिंग लोकल की है इस दफा। मतलब द बैंक्स हैव, दैट्स व्हाई योर बैंक्स आर शोइंग दैट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। 70-75% लेंडिंग तो सारी सरकार को हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर को कहां से लेंडिंग होगी। जो हारून साहब फरमा रहे हैं कि छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर को चलाया जाए, बिल्कुल दुरुस्त। उसको चलाने के लिए पहले गवर्नमेंट तो इस बिजनेस से निकले। गवर्नमेंट कैसे निकलेगी? ये भाई अगर आप बजट मुझे दिखाएंगे जिसमें आप ये बोरोइंग कम करेंगे और फिर बोरोइंग किसी तरह शिफ्ट करे टू एक्सटर्नल बोरोइंग, मल्टीलैटरल्स, कमर्शियल, बायलैटरल्स और बाकी सबको। अब ये है टास्क। बिल्कुल सही आपने कहा। फाइनली हारून शरीफ साहब, एक सवाल बड़ा है और इसी से लिंक जो अभी खाकान अजीब साहब बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट निकले, यानी कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज कर दें और आप उस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दें, उसको लिबरलाइज कर दें। टेलीकॉम सेक्टर की एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने मौजूद है। सो क्या इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है या इवन आपका लोकल इन्वेस्टर है वो उन शोबों में आके उनको बेहतर अंदाज में नहीं चला पाएगा, या उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कि आपका जो एक ब्लीडिंग है वो भी आपकी जो है वो पैच हो जाए और आपका जो सरमाया है, चाहे बैरून मुल्क से आए चाहे आपके मकामी सरमायाकार उसमें हिस्सा डालें, वो भी एक काम शुरू हो जाए? जी शहजाद, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि हुकूमत को अब अपने कोर जो बड़े फंक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, मैक्रो स्टेबिलिटी के ऊपर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से तो ये पीएसडीपी को आप बंद ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि आप सिर्फ अपना हिस्सा दें पॉलिसी सपोर्ट का। अगर किसी को जमीन चाहिए लीज पे दे दें, लेट प्राइवेट सेक्टर डू। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, पुल हैं, ट्रेन्स हैं, ये प्राइवेट सेक्टर बड़ा केपेबल है। उससे ये होगा, मार्केट चलनी शुरू होगी, कोई जॉब क्रिएट होंगे, वैल्यू क्रिएशन होगी। और उसके लिए हाँ, फाइनेंसिंग जो है, क्योंकि 22%, 25% सूद के ऊपर ये प्रोजेक्ट्स जो है फीजिबल नहीं रहते, वहां हमें कोई मल्टीलैटरल गारंटीज नेगोशिएट करने की जरूरत है ताकि इन चीजों के ऊपर आगे चला जाए। इस वक्त अगर आप कनेक्टिविटी भी देखें, सीपैक फेज 2 आपने जिक्र किया, ये जो कनेक्टिविटी अलोन होती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं लाती है। इसके लिए आपको प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ये टाइम है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, अब आप पॉलिसीज बनाए, इंसेंटिव दें कि प्राइवेट सेक्टर उसके दायरे में होटल बनाए, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बनाए, वेयर हाउसेज बनाए, इकोनॉमिक जोन्स में जाए। ये अगर दिखेगा तो इन्वेस्टर में एतमाद बढ़ना शुरू होगा। अच्छा, एतमाद। एक बात और कि जब आप लोकल बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करें, उनके यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो उनके मुतालबात को तस्लीम करे। उसमें यकीनन कुछ ऐसे मुतालबात भी हैं कि जो फौरी तौर पे उनको तस्लीम करना मुमकिन ना हो हुकूमत के लिए, लेकिन वो एक आर्गूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे या हम एक गुडविल क्रिएट नहीं करेंगे या हम अपना मैसेज जो है वो क्रॉस द बॉर्डर नहीं पहुंचाएंगे, सो जिस इंडिविजुअल या इनफरादी इन्वेस्टर की आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बाहर से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखेगा, वो डिस्करेज होगा। यानी कि सबसे पहले हमने अपने जो लोकल इन्वेस्टर है, लोकल बिजनेसमैन है, उसको सेटिस्फाई करना है। जी, मैं बाहर के इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आपका अपना इन्वेस्टर एतमाद नहीं कर रहा तो मैं बाहर बैठ के क्यों एतमाद करूंगा। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि जो हमारे क्रेडिबल ग्रुप्स हैं उनको इंसेंटिव दिए जाएं प्रायोरिटी एरियाज में, कि वो जॉइंट वेंचर्स करके बाहर से टेक्निकल और फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स लाएं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो केपेबल है। उनको डर किस चीज का है? पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी का। उनको डर इस चीज का है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है।
दैट इज वेयर इकोनॉमिक जोन बिकम्स क्रिटिकल, कि आप उनको इंसेंटिव्स दें। अगर लोकल पार्टनर आएगा तो बाहर वाले को भी तसल्ली ज्यादा रहेगी। लेकिन हारून साहब, एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि ये जिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्स हॉलीडेज भी दी गई, उसमें वहाँ उसको उन जगहों को इंसेंटिवाइज भी किया गया, फैसिलिटीज भी मौजूद हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उसमें उनको सर्विसेज चाहिए उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वो जो रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का जो एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया था कि वहाँ पे नई इंडस्ट्री लगे या ऑलरेडी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे रीलोकेट हो जाए, वो रिस्पॉन्स आया नहीं, इसकी क्या वजह है? जी, मैं आपसे अग्री नहीं करता कि वहां सर्विसेज अवेलेबल है। पहली बात तो ये है कि यूटिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अभी तक हम उनको शिप की तरह वन विंडो नहीं बना पाए। 38 इजाजतें लेनी पड़ती हैं वहां पे इंडस्ट्री सेट करने के लिए। हमें एक इन्वेस्टर खाली टैक्स इंसेंटिव पे नहीं आता है। देखिए, पहले 5 साल तो कोई भी नया प्रोजेक्ट टैक्स पे करता ही नहीं इन एनी केस। हमें इस वक्त जो है ये उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटानी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। कंबोडिया से, वियतनाम से, बांग्लादेश के इकोनॉमिक जोन से कंपैरेबल इंसेंटिव्स देने हैं और उनको एश्योरिटी देनी है कि ये इंसेंटिव्स रिवर्स नहीं होंगे। अभी तक मसला ये है कि हमारे एससीजी जो हैं वो हुकूमत बनाती है और बहुत सी सूबाई हुकूमतें, मैं अफसोस से कह रहा हूं, वो उसको रियल एस्टेट के तौर पे लेते हैं कि जी हम प्लॉट बेच रहे हैं। ये एक चीज जो है हमें तो लोगों को वहां फैसिलिटेट करना है कि अंदर आ जाए एंड दे फील एट ईज। इसमें बहुत काम होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्त रहे थे पाकिस्तान की मईशत पे जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हुकूमत ने जो इकदामात शुरू की हैं एक नई टीम के साथ, वो कितना अहम साबित हो सकते हैं, कितनी जल्दी हमें डिविडेंड दे सकते हैं। कुछ गुफ्तगू करेंगे भारत की। भारत में इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वहाँ पे होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत वहाँ पे पोजीशन नज़र आती है और उसका सारे का सारा दारोमदार इस वक्त हमें लग ये रहा है कि वो एंटी मुस्लिम या जो प्रो हिंदू और ख़ास तौर पे वो रेडिकल और नेशनलिस्ट हिंदू जो अप्रोच है हिंदुत्वा की, उसके ऊपर उसकी बुनियाद है और इसी बुनियाद पर बीजेपी जो है वो अगले इलेक्शन को जीतने का इरादा रखती है या कम से कम उनको उम्मीद है कि वो इलेक्शन वो जीत पाएंगे। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे जनरल रजा मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेशनल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। सर, सवाल ये कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी इस वक्त है उन हार्ड कोर हार्ड लाइन हिंदूज़ में जो वोट भी डालते हैं और नरेंद्र मोदी को जो है एक्सटॉल भी करते हैं। सवाल यह है कि इसकी भारत कीमत आइंदा आने वाले सालों में क्या अदा करेगा? एक दफ़ा और मोदी साहब को जो है हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि जब आप एक बहुत बड़ी आबादी को, चाहे वो मुस्लिम्स हों या किसी दूसरे मजहब से वो ताल्लुक़ रखते हों हिंदू मत के अलावा, आप उनको जब इस तरीके से एलिनेट कर देंगे, उनको अपने सिस्टम से अलहदा कर देंगे, उनको सब्जुगेट कर देंगे। जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बीजेपी के इलेक्शन के लिए जो फार्मूला है वो बहुत ही एक उनका आजमूदा फार्मूला है, जिससे वो 2 दफ़ा जीत चुके हैं बड़े कम कीमत में, लेकिन बहुत ही खतरनाक उनका ये फार्मूला है। इसमें मईशत या गुड गवर्नेंस का कोई रोल नहीं है। इस फार्मूले में मजहब और मजहब के बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना और उन्हें वोट के लिए वर्गलाना शामिल है। ये फार्मूला इंडिया के मुसलमानों, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों और पाकिस्तान के नफरत के बुनियाद पर मबनी है और ये फार्मूला दूसरी अक़लियतों यानी सिखों और दलित्स को नीचा दिखाने और उनके बुनियादी हकूक़ छीनने पर भी मबनी है और उसी की वजह से उनको पहले भी माजी में भी वोट मिले हैं और आइंदा भी मिलते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इनको इसकी कोई फिक्र नहीं है कि एक बड़ा सेगमेंट है इंडियन पॉपुलेशन का जिसमें 200 मिलियन मुसलमान हैं, 210 मिलियन के करीब दलित्स हैं, कोई 30 से 35 मिलियन सिख्स हैं और इतनी ही तादाद में दूसरी अक़लियतें हैं जो कि टोटली इंडिया से एलियनेट हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल है सर, यहाँ पे सवाल ये है कि अभी जब ये नया शरीयत का कानून जो इसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके तहत जो पड़ोसी मुल्क से दीगर लोग वहाँ भारत जाएंगे और शरीयत लेने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मुसलमानों को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अभी आपने कहा कि तकरीबन 20 करोड़ के लगभग भारत में मुसलमान बसते हैं, उनमें से भी एक खासी बड़ी तादाद है जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी की जमात को, उनके मंशूर को वोट करती है। तो ये क्या वो किसी खौफ की बुनियाद पर वोट डालने पर मजबूर हैं जो भारतीय मुसलमान हैं इस वक्त वहाँ पे? देखिए, बात ये नहीं है। बात जिस तरह मैंने कहा कि उनको डिवाइड करके
जो उनकी हिंदुत्व ग्रुप्स हैं जितने भी, वो तो इसी के ऊपर खुश होते हैं। इसलिए जो है उस पॉलिसी को उन्होंने अपनाया हुआ है। और इसका सिर्फ ये नहीं है, ये मोदी को और बीजेपी गवर्नमेंट को एक बहुत ही मजबूत या स्ट्रांग गवर्नमेंट, जिसको वो इंडिया के चौकीदार भी कहते हैं, उसके तौर पर उनका इमेज बनाने के लिए भी है कि इंडिया के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, भूटान और श्रीलंका से जो अकलियतें हैं जो कि हिंदू नहीं है और उन ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है, जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में जिनका जिक्र है, तो उनको जो है एलिमिनेट करने के लिए, उनको वापस अपने ममालिक में भेजने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है ताकि उनको वोट मिले। और उसके साथ साथ मैंने ये भी जिक्र किया कि इसका दूसरा पिलर ये है कि मोदी की इमेज को एक स्ट्रांग मैन के तौर पर पेश किया जाए, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को जो कि खालिस्तान के मुखालिफिन हैं या पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं या कश्मीर के कॉज को सपोर्ट करते हैं, उनको वो ख़त्म कर रहे हैं और खुलेआम ख़त्म कर रहे हैं। और जिसकी वजह से ये CBS न्यूज़ की जो डॉक्यूमेंट्री है, ठीक, वो जो है उसमें उसका जिक्र है, लेकिन जिस तरह इंडियन टेलीविजन जो है उसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि मोदी के इस एक्शन को ग्लोरीफाई कर रहा है। ट्रू 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 कनाडा जी बिल्कुल। और मतलब ये बड़ा ही ये अलार्मिंग ये साइन है कि जिस तरीके से उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो एक कत्लेआम का और असैसिनेशन का, टारगेटेड किलिंग का सिलसिला स्टेट पैटर्नेज के साथ जो शुरू कर रखा है। एक सवाल सर, जो भारत में इस वक्त हम एक मुआशी इस्तेहकाम देखते हैं, वो 90 या 80 की दहाई से उसका आगाज हुआ। उस वक्त कांग्रेस हुकूमत में थी, ये कांग्रेस की पॉलिसी थी जिसकी वजह से भारत आज 25 या 30 साल या 40 साल के अरसे में इस मकाम तक पहुंच पाया है। अब जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है, अगले आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी कि अगले आने वाले 10, 15 या 20 साल बाद इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्या कांग्रेस की वो पॉलिसियां मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो की गई थी, उसका रिवर्सल आप देखते हैं मोदी की इन पॉलिसियों की वजह से जो आइंदा 15 या 20 साल में हमें नजर आएंगी? देखिए, मैंने पहले जिक्र किया है कि इनके जो इलेक्शन है उनको मकसद ये कि इलेक्शन जीत है, और मईशत के ऊपर या गुड गवर्नेंस के ऊपर वो तो एक इलेक्शन इशू है ही नहीं। ये तो मतलब मजहब के तौर पे मंदिर बनाना और मुसलमानों को नीचे दिखाना, इसके ऊपर मबनी है। तो उनकी पॉलिसीज जो थी वही रहेंगी, और इन्हीं जो दूसरे उसके जो फैक्टर्स है उसकी वजह से वो इलेक्शन जीतते रहेंगे। लेकिन इसमें एक्चुअली मेरे ख्याल में इंडिया को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। एक तो एलियनेशन का नुकसान है, दूसरी जब मईशत के ऊपर फोकस नहीं होगा, गुड गवर्नेंस के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ डिविजन्स के ऊपर होगा, तो फिर तो मतलब इंडिया के लोगों का नुकसान होगा। दुरुस्त फरमाया आपने। जनरल रजा मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।